एक व्यक्ति मुंबई के रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर पहुंचता है और वहां पर खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं होती हैं। कम से कम तादाद थी 20। उन 20 महिलाओं में से उस आदमी को चुनने का अधिकार था, वो किसी भी महिला को चुन सकता था। अचानक से उस आदमी की एक महिला पर निगाह पड़ती है और जब दोनों की आपस में निगाह मिलती है, यानी कि महिला और व्यक्ति की, तो महिला शर्म से अपनी आंखों को नीचे झुका लेती है और व्यक्ति ये सोचने लग जाता है उस महिला को देखकर कि ये चेहरा बड़ा जाना पहचाना है, लेकिन ये जो लिबास पहना हुआ है इस औरत ने, ये बड़ा ही अलग है। बहरहाल कुछ नहीं होता है, वो उस औरत को ही पसंद करता है और उसको लेकर रूम में पहुंच जाता है। रूम में अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं, उस व्यक्ति की पत्नी है। अपनी ही पत्नी को रेड लाइट एरिया के कोठे पर देखकर व्यक्ति के पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे पहुंच गई और अब करें तो क्या करें। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नशरा मिर्जा और मैं आज आपको जो ये सच्ची घटना सुनाने वाली हूं, बड़ी ही चौंकाने वाली है। और आप इसको सुनकर उसके पति ने जो एक्शन लिया अपनी पत्नी को कोठे पर देखकर, शायद आप उसकी तारीफों के पुल बांध देंगे और आप उसको सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से मुंबई तक की। वहां के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम साहिल था और एक लड़की जिसका नाम तानिया था। जी हाँ, ये कहानी कुछ ऐसे है। साहिल बेंगलुरु में एमएनसी में जॉब किया करता था और उसकी कंपनी उसको एक बार 2011 में एक असाइनमेंट सौंपती है और उसको कहती है कि आपको इस असाइनमेंट के लिए मुंबई जाना है। साहिल की शादी 2-3 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि कंपनी की तरफ से ऑर्डर थे, उसको जाना ही पड़ता। और वो अपना सामान पैक करता है, बंबई के लिए रवाना हो जाता है। बंबई पहुंचकर वहां पर अपना असाइनमेंट करता रहता है और सपनों की नगरी किसको अच्छी नहीं लगती है, उसको वहां पर मजा आता है रहता है और अपनी बीवी से भी वो बातचीतें करता रहता है। एक दिन वो अपनी बीवी को फोन करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुंबई आना चाहोगी, क्या मुंबई देखना चाहोगी। और जो उसकी पत्नी थी तानिया, वो खुशी के मारे झूम उठती है। वो कहती है कि मैंने तो हमेशा मुंबई को पिक्चरों में और सीरियल्स में ही देखा है, हमेशा टेलीविजन पे ही देखा है। सपनों की नगरी को कौन अपनी आंखों से नहीं देखना चाहेगा। बिल्कुल आना चाहूंगी और तुम मुझे बुलाना चाहोगे। तो वो कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैंने तुम्हारा टिकट बुक कर दिया है 7 अक्टूबर 2011 का और तुम्हें 7 अक्टूबर को आना है मुंबई मेरे पास में। मुंबई भी घूमना और मेरे साथ भी रहना, मैं भी खुश रहूंगा और तुम भी खुश रहोगी। पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे झूमने लगती है और इंतजार करती है कि 7 अक्टूबर आखिर कब आएगा और जल्द से जल्द आए और मैं अपने पति के पास सपनों की नगरी में पहुंच जाऊं। तो अब आ जाता है 7 अक्टूबर का दिन। साहिल की पत्नी तानिया पहुंच जाती है बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर और उसका टिकट पहले से ही हुआ था, तो वो स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर अपनी जो उसकी ट्रेन थी जो बेंगलुरु से मुंबई जा रही थी उसमें बैठ जाती है अपनी सीट वगैरह देखकर और अपने सास ससुर को फोन करती है पहले कि मम्मी पापा मैं आराम से बैठ गई हूँ, मेरी सीट मुझे मिल गई है, मैंने अपना सामान वामान सब संभाल कर रखा हुआ है और सब ठीक है। अब मैं आपको रास्ते में बीच में फोन करती रहूंगी, अब मैं साहिल को फोन करूंगी। उसके बाद में ये फोन कट जाता है। दूसरा फोन जो होता है वो तानिया करती है अपने पति को, साहिल को, और साहिल से बातचीत करती है। वैसे ही सेम बातें बता देती है अपने पति को भी, जो उसने अपने सास ससुर को बताई थी कि सामान वामान सब मैंने रख लिया है और मुझे मेरी सीट मिल गई है। लेकिन साहिल वहां से फोन पर तानिया को समझाता है कि देखो, रास्ते में किसी से कोई बातचीत मत करना, किसी से कुछ भी मत बोलना, ना तो खाने की चीज किसी को ऑफर करना और ना ही किसी से लेना, क्योंकि एक बार अगर तुम दोगी तो फिर सामने वाला भी तुम्हें ऑफर करेगा। तो इन सब चीजों का तानिया तुम ध्यान रखना और ज्यादा किसी से बातचीत करके ये ना ही बताना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, मैं अकेली हूँ। मतलब बहरहाल साहिल ने अपनी तरफ से हर तरीके से तानिया को समझाने की कोशिश करी कि तुम सबसे दूर रहना और मैं तुम्हें समय समय पर फोन करता रहूंगा। तानिया ने बोला कि हाँ हाँ टेंशन मत लो, मैंने ट्रेन का सफर बहुत बार किया है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो लेकिन साहिल कहता है तुमने ट्रेन का सफर तो बहुत बार किया है, लेकिन ये सफर तुम्हारा अकेले का है और काफी, मतलब 1000 किलोमीटर है लगभग बेंगलुरु से मुंबई, तो लंबा सफर है, छोटा सफर भी नहीं है। मैं तुम्हें ये सब बातें इसी वजह से बता रहा हूँ, लंबे सफर की वजह से, तो तुम सबका ध्यान रखना और मेरी बातें ध्यान से सुन लो सब। तो वो सुन लेती है और वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। फोन कट जाता है और ट्रेन चालू हो जाती है और बेंगलुरु से ट्रेन चल देती है मुंबई की ओर।
तानिया की सामने वाली सीट पर ही दो व्यक्ति बैठे हुए थे। दोनों आपस में कुछ बातें नहीं कर रहे थे, दोनों अलग अलग ऐसे बैठे थे जैसे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और तानिया उनके सामने बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही तानिया देखती है कि उन दोनों की आपस में बोलचाल हो जाती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोनों एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि अच्छा तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। तो दोनों आपस में एक दूसरे को अपना परिचय दे रहे होते हैं और उनकी एक दोस्ती बन जाती है। वहां पर लंबे सफर में अक्सर ऐसा होता है, जो आमने सामने बैठे हुए होते हैं, आमने सामने की सीटें होती हैं, वो लोग आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब कोई बात नहीं, थोड़ी दूर जाते हैं। तानिया लगातार कभी अपने सास ससुर से बात कर रही थी और कभी अपने पति से। दोनों व्यक्ति जो उसके सामने वाली सीट पर बैठे थे, उनकी निगाह तानिया पर पड़ती है और वो तानिया से पूछते हैं, कहाँ जा रही हो आप, मुंबई जा रही हो? तो तानिया कहती है, हाँ मैं मुंबई जा रही हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि हम भी मुंबई जा रहे हैं और परेशानी की कोई बात नहीं है, हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। तो तानिया कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, पर दरअसल ये बात है कि मैं इस बार, मैंने सफर बहुत किया है लेकिन इस बार मैं अकेले जा रही हूँ, तो इस वजह से मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, किसी बात का कोई डर नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो जाती है और वो दोनों आपस में कुछ खाने पीने लग जाते हैं। तो वो तानिया को भी ऑफर करते हैं कि खाओगे, आप भी ले लो, हम ये खा रहे हैं। तो तानिया साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे खाना होगा, तो मेरे पास मेरा सामान है, आप लोग खाइए। कोई बात नहीं, उसके बाद में थोड़ी देर हो जाती है तो तानिया भी अपना खाना खाती है, क्योंकि दरअसल लंबा सफर है, भूख तो लगनी ही है। तो तानिया अपने घर से जो बना हुआ खाना लेकर आई थी, वो ट्रेन तक से सामान नहीं खरीदती है, क्योंकि उसके पति ने उसको ताकीद करी थी कि कुछ नहीं लेना है बाहर का, सब कुछ घर से लेकर आना, क्योंकि तुम अकेली हो, कुछ भी अनहोनी हो जाती है रास्तों में। अब तानिया अपना खाना शुरू ही करती है, लेकिन तानिया को भी थोड़ी सी शर्म आती है और वो सोचती है, इन लोगों ने अभी मुझसे ही पूछा था अपने खाने के लिए कि खा लो, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी इनसे पूछ लेती हूँ। तानिया अपने खाने के लिए उनको पूछ लेती है कि आप भी खा लीजिए। तो वो कहते हैं, अरे नहीं, हमने तो अभी खाया था, आपने तो हमारा खाया नहीं, अब हम आपका कैसे खा सकते हैं? तो तानिया कहती है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ले लीजिए। तो वो उनका कुछ खाना पीना थोड़ा सा तानिया का ले लेते हैं। काफी लंबा टाइम बीत जाता है और ऐसी चलते चलते बातचीत होती रहती है। जितने भी आपस में सब पैसेंजर बैठे हुए थे, सब आपस में बातें कर रहे थे। अक्सर ऐसा देखा गया है, जब लंबा सफर होता है तो लोग आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर कर, बोल बतलाकर लंबा सफर को आसान करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, 800 किलोमीटर दूर रास्ता कट चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर का रास्ता रह गया था और मुंबई पहुंचने ही वाली थी तानिया। तानिया अपने पति को फोन करती है और बोलती है कि 800 किलोमीटर का सफर मैंने तय किया है तुम्हारे बिना, मैं इतनी खुश हूं कि मुझे पता ही नहीं चला, और सिर्फ अब 150 किलोमीटर दूर है रास्ता और मैं आपके पास आने वाली हूँ। जो पति था साहिल, वो कहता है, मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आऊंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें स्टेशन पे ही मिल जाऊंगा, तुम मुझे और ज्यादा जल्दी देख लोगी, कहाँ तुम ट्रैफिक में फंस जाओगी, तो तुम्हें बेताबी रहेगी मुझसे मिलने की और मुझे भी तुमसे मिलने की। तो उससे अच्छा ये है कि मैं पहले ही स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए, कि मैं भी तुम्हें देख के खुश हो जाऊंगा, तुम भी मुझे देखकर खुश हो जाओगी। दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे एक दूसरे से मिलने के लिए। अब क्या होता है, चाय वाला आता है। अक्सर आपने देखा होगा, ट्रेनों में चाय वाले आते रहते हैं चाय बेचने के लिए। वो जो सामने दो व्यक्ति बैठे हुए थे, वो बोलते हैं तानिया से, क्या आप चाय पिएंगी? तो तानिया कहती है, नहीं मैं चाय नहीं पीती हूँ। और वो लोगों ने फिर भी तानिया के लिए एक और चाय ले लेते हैं, अपने लिए तो लेते ही है, साथ ही साथ तानिया को भी चाय ले लेते हैं और वो 3 ग्लास चाय खरीद लेते हैं। वो तानिया से जिद करने लग जाते हैं, कम से कम आप एक कप हमारी चाय तो पी ही सकती हैं, आखिर हम लोगों ने साथ में इतना लंबा सफर जो तय किया है। अब तानिया सोचती है कि 800 किलोमीटर आ चुके हैं, इन लोगों ने कोई ऐसी शरारत भी नहीं करी है मेरे साथ में, किसी गलत निगाह से मुझे देखा भी नहीं है, तो हो सकता है ये सही लोग हो सकते हैं और ये भी तो मुंबई जा रहे हैं, और ये मेरा ट्रेन में, चलती ट्रेन में मेरा कर क्या लेंगे। तो तानिया इस बहकावे में आके उस चाय को पी लेती है। तानिया को कुछ घंटे बाद में होश आता है और तानिया जैसे अपनी हल्की हल्की आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो ट्रेन में नहीं है, वो तो किसी गाड़ी में बैठी हुई है, और गाड़ी में वो दो व्यक्ति भी उसके साथ में हैं, जो उसके सामने वाली सीट पर ट्रेन में बैठे हुए थे, और उनमें उनके अलावा एक व्यक्ति और है जो गाड़ी चला रहा है। तानिया आंखें खोलती है हल्की हल्की। तानिया की ये हालत हो चुकी थी कि तानिया को अपना बॉडी भी हिलाने में परेशानी हो रही थी। तो तानिया पूछती है, मैं आखिर हूं तो हूं कहाँ? जो उसके सामने दो सीट पर व्यक्ति बैठे थे, उनमें से एक तानिया को जोरदार झापड़ मारता है और बोलता है, अगर कुछ भी पूछने की कोशिश करी तो और भी पिटाई होगी, इसलिए चुप बैठी रहो। तानिया को उस वक्त समझ में आ जाता है कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुकी है और अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी।
लेकिन तानिया की हालत कुछ इस कदर थी कि वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी, भागना तो बहुत दूर की बात थी। वो लोग जो थे वो तानिया को इस तरीके से लेकर निकले थे रेलवे स्टेशन से, जैसे अपने घर का कोई फैमिली मेंबर होता है और वो बहुत बीमार होता है। तो दोनों ने उसे पकड़ा हुआ था, तब वो उसे लेकर रेलवे स्टेशन से निकल गए थे और इसी तरीके से वो उसको मुंबई के रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर लेकर पहुंचते हैं। उसी तरीके से पकड़कर, जैसे कि बहुत बीमार है कोई हमारा फैमिली मेंबर जिसको हम पकड़कर लेकर आ रहे हैं। और वहां पर एक कोठे की मालकिन को, वो तानिया को सिर्फ 45,000 रुपए, चंद 45,000 रुपयों के लिए उस औरत को बेच देते हैं। तानिया की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। सिर्फ 150 किलोमीटर के सफर के बीच में ही उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई थी। वो बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है कि मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी क्या खता हुई, मेरी क्या गलती हुई, मैंने तो आपसे कुछ उल्टा नहीं बोला, कुछ आप मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन वो तानिया की एक नहीं सुनते हैं और वो दोनों आदमी तानिया को लात मारकर चले जाते हैं। और जो कोठे की मालकिन थी वो तानिया को कमरे में बंद कर देती है। उधर तानिया का जो पति था साहिल, वो परेशान हो जाता है, बेबस हो जाता है कि आखिर तानिया गई तो गई कहाँ। तानिया से मेरी अभी बात हुई है कि 150 किलोमीटर दूर है तानिया, और घंटों बीत चुके हैं, तानिया का कुछ अता पता नहीं है। फोन भी तानिया का स्विच ऑफ जा रहा था। लगातार साहिल तानिया के फोन को मिला मिलाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर साहिल रेलवे स्टेशन पे जांच पड़ताल करता है, वहां पे जो पुलिस होती है उससे पूछता है और कुछ उसको पता नहीं चलता है। वो इतना परेशान हो जाता है, अपने माँ बाप को फोन करता है, क्या तानिया सच में निकली भी थी बेंगलोर के लिए, बेंगलुरु से मुंबई के लिए। तो माँ बाप कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, वो गई है, रेलवे स्टेशन पे पहुंची है, हमसे बातें हुई है उसकी। तो वो कहता है बातें तो मुझसे भी हुई है, लेकिन तानिया यहाँ है ही नहीं और उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। वो इतना परेशान हो जाता है बेचारा। वो छुट्टी लेता है अपने ऑफिस से और वो पहुंच जाता है बेंगलुरु। बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पे वो सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है और वहां पर जाकर देखता है कि तानिया ट्रेन में बैठी है। अब वो बेचारा बड़ा बेबस और लाचार, करे तो करे क्या। उसने बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी पत्नी तानिया जो बेंगलुरु से मुंबई के लिए बैठी थी वो गुमशुदा है। तलाश जारी थी, लेकिन तानिया का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। उधर तानिया पर काफी टॉर्चर किया जा रहा था, उसको बहुत मजबूर किया जा रहा था कि वो क्लाइंट जो वहां पर आते हैं उनको अटेंड करे, लेकिन तानिया ये बात मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। तो उसकी जो मालकिन थी कोठे की, वो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी, उसे मार रही थी, पीट रही थी, उसे खाने को नहीं दे रही थी, उसे कमरे में बंद रखा हुआ था। लेकिन तानिया इन सब चीजों से टूटने वाली कहाँ थी। 15 दिन बीत चुके थे और तानिया का कुछ अता पता नहीं था साहिल को। एक दिन बहुत परेशान हो जाती है जो उस कोठे की मालकिन होती है और वो कहती है, लड़कियों इसको समझा दो वरना मैं इसके साथ ऐसा हाल करूंगी कि ये सोच भी नहीं सकती है। जो वहां पर लड़कियां थी वो तानिया को समझाती हैं कि तानिया अब तुम समझ जाओ, यही तुम्हारी दुनिया है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, यहाँ जो एक बार आ जाता है इस नर्क में दोबारा कभी निकल नहीं पाता है। तानिया उस दिन बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है और सोचती है कि अब क्या होगा मेरा, बहुत रोती है। वहां पर रहने वाली जो रेड लाइट एरिया में लड़कियां रहती हैं, जिस तरीके के वो कपड़े पहनती हैं, तानिया भी आखिर लास्ट में आकर वो कपड़े पहन ही लेती है। और एक क्लाइंट को उसे दिखाया जाता है, वो क्लाइंट तानिया को पसंद करता है और उसे कमरे में ले जाता है अपने साथ में। तानिया कमरे में घुसते ही बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाती है, लेकिन वो रोती कुछ इस तरीके से है कि उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं आती है, लेकिन आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहे थे। और वो जो क्लाइंट आया था उससे यही कह रही थी कि भैया मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे यहाँ पर भेज दिया गया है और मैं अपने ऐसे ऐसे अपने पति के पास बेंगलुरु से मुंबई जा रही थी। मुझे रास्ते में चाय पिलाई गई, उसमें कुछ नशीला पदार्थ था और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं बेहोश हो गई और ये लोग मुझे यहाँ पर ले आए। मेरी मदद कर दो, मैं ये नहीं करना चाहती, भैया प्लीज मेरी मदद करो। वो बहुत बुरी तरीके से गिड़गिड़ाती है उस आदमी के सामने। देखो, कोठे पे जाने वाला कोई इंसान खैर शरीफ तो नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना, जब कुदरत आपकी मदद करना चाहती है तो वो अपना कोई ना कोई फरिश्ता वहां भेज ही देती है। वो आदमी समझ जाता है कि ये बहुत मजबूर है, लाचार है ये लड़की, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो कहता है कि चलो बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो वो कहती है, मुझे मेरे पति से बात करवा दीजिए, बस मेरी मदद कर दीजिए।
अब वो बेचारा सही इंसान वो क्या करता है, उसको फ़ोन दे देता है अपना कि लो कर लो अपने पति से बात। वो अपने पति को नंबर मिलाती है और जैसे ही साहिल के फ़ोन पर एक नए नंबर से कॉल आती है, साहिल सोचता है कुछ ना कुछ क्या हो सकता है कि मेरी पत्नी की कोई खबर हो, तो वो झट से फ़ोन उठा लेता है और उस पे जब वो सुनता है हेलो, तो उस पर उसकी पत्नी ही थी तानिया, और तानिया का रो कर बुरा हाल हो जाता है कि साहिल मुझे नहीं पता, मैं किसी के कोठे पर हूँ, मुझे यहाँ पर लाया गया है, लेकिन ये कोठा कहाँ है, कैसे है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बचा लो, बस मुझे बचा लो। जैसे ही वो अपनी ये पत्नी की आवाज़ सुनता है, साहिल बेताब हो जाता है कि आखिर है तो है कहाँ मेरी पत्नी। उसी आदमी ने साहिल की मदद करी, उसने साहिल को सारी इंफॉर्मेशन दी कि कौन से कोठे पर तानिया है और कैसे कैसे वहां पे जाया जा सकता है। अब साहिल बड़ा परेशान हो जाता है, वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने पुलिस को बताया तो हो सकता है कि जो कोठे की मालकिन है वो वहां से लड़कियों को लेकर भाग निकले और मैं तानिया को हमेशा के लिए खो दूं। वो बड़े दिमाग से चलता है, वो भी वहां पर ग्राहक बनकर जाता है। जी हाँ, क्लाइंट बनकर पहुंचता है कोठे पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए साहिल। अब साहिल पहुंच जाता है, साहिल के सामने सारी लड़कियों को दिखाया जाता है। साहिल कहता है नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो अपनी पत्नी की तलाश थी। तो मालकिन थी वो कहती है नई वाली जो लड़की आई है उसको लेकर आओ, और तारिया को लेकर उसके सामने पहुंच जाते हैं। अब उसकी निगाह पड़ती है अपनी पत्नी पर, और जो पत्नी थी उसकी निगाह पड़ती है अपने पति साहिल पर। पत्नी बड़ी सहम जाती है और निगाहें नीचे कर लेती है कि आखिर ये हो कैसे गया और मैं कहां पर आ गई आज। पति फिर भी अपनी पत्नी को चुनता है, होशो हवास में रहता है, अपने होश नहीं खोता है, वो अपने पर कंट्रोल करता है और कहता है मुझे ये लड़की चाहिए। मालकिन कहती है ठीक है, वो उसको लेकर कमरे में पहुंच जाता है। दोनों मिलकर आपस में खूब रोते हैं कि आखिर तानिया तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गई। तानिया पूरी कहानी सुनाती है साहिल को कि ऐसे 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 हुआ था मेरे साथ में। तो साहिल कहता है कि अब बाकी बातें करने का वक्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचने का वक्त है कि यहाँ से आखिर निकला जाए तो कैसे निकला जाए। अब क्या होता है कि साहिल सोचता है कि अगर मैं इन लोगों से विवाद करूंगा, इन लोगों से विरोध करूंगा, तो हो सकता है ये हम दोनों को यहीं मार दें, क्योंकि इनके गुंडे भी होते हैं यहीं पर, जो दलाल होते हैं वो भी वहीं होते हैं, और मैं अकेला तानिया को लेकर कैसे भागूंगा यहाँ से। आपने देखा होगा पिक्चरों में या फिर जो फोटो वगैरह आते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं कोठे, उनके जीने बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उन लोगों को जो वहां पे रहने वाले होते हैं उन्हें वहां की आदत होती है वहां से भागना इम्पॉसिबल मानो एक तरीके से। तो वो क्या करता है, अपना दिमाग चलाता है, पढ़ा लिखा लड़का था, एमएनसी में जॉब करता था। वो क्या करता है, वो मुंबई पुलिस को फोन करता है, और मुंबई पुलिस की भी दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने जिस तरीके से साहिल और तानिया की मदद करी थी इस केस में। मुंबई पुलिस को फोन करता है, बोलता है मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर हूँ, इस कोठे में हूँ, और मेरी पत्नी और मुझे जबरन यहाँ पे पकड़ा हुआ है, आप हमारी मदद करें, मैं अपनी पत्नी को यहाँ से निकालना चाहता हूँ। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, कोठे को चारों तरफ से घेर लेती है, और जो मालकिन होती है वो उसी में के अंदर होती है, वो भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि चारों तरफ से पुलिस ने कोठे को घेरा हुआ था। सारे कमरों की छानबीन करते हैं और एक कमरे में तानिया और साहिल भी निकल जाते हैं, और तानिया को ही नहीं, मुंबई पुलिस ने वहां पर बहुत सी लड़कियों को बचाया जो इसी तरीके से धोखे से लाई गई थी और वहां से निकलना चाहती थी। अब तानिया और जो साहिल था उसको पुलिस बाइज्जत वहां से निकाल लेती है, बाहिफाजत वहां से निकाल लेती है, और उन दोनों को वापस बेंगलोर भेज देते हैं। तानिया और साहिल मुंबई से अपने घर वापस बेंगलोर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस वहीं पर छानबीन करती है, जिन लोगों ने उस लड़की को उठाया था तानिया को, उनकी छानबीन करती है, और उसके लिए वहां की जो मालकिन थी जिसका नाम था सुनीता पुजारी और दूसरी रमीदा शेख, दोनों को उठा लेती है, और उन्हीं के साथ साथ वहीं पर दो व्यक्ति थे उन्हें भी उठा लेती है, और 4 दिन के बाद में पता लगता है जिन दो लोगों ने उसको उठाया था तानिया को, उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है। उससे पता चलता है कि ये ऐसे लोग कभी बस स्टॉप पर, कभी ट्रेनों में लड़कियों पर निगाह गड़ाकर बैठे हुए होते हैं, और जो खूबसूरत लड़कियां ने दिखती हैं भोली भाली सी, उन्हें किसी भी तरीके से बहला फुसला कर लाकर कोठों पर बेच देते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म जाति समुदाय का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि रास्ते में हमें कभी भी किसी से ना तो बातचीत करनी चाहिए और ना ही किसी का कुछ खाना चाहिए।